गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है, थर्ड यूनिट ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। वो है हमारा बेसिकली हम सेल के बारे में इसमें पढ़े थे। हमने द यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर पढ़ा, उसका बायोमॉलिक्यूल, और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। बल्कि 10वां चैप्टर है ये, 10th चैप्टर है ना, आपको पता ही होगा 10th चैप्टर है ये क्लास 11th के बायोलॉजी का। ठीक है, कौन? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है, हमारे बॉडी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, वो जाहिर सी बात है उसमें डिवीजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? डिवीजन। कौन सा डिवीजन? सेल डिवीजन। कैसे हुआ होगा इसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट सेल हैं, जो ऐसे हैं परमानेंट हैं, जो कि डिवीजन नहीं करता है। जैसे हम न्यूरॉन्स की बात करूं, जैसे मैं क्या किसकी बात करूं? न्यूरॉन्स की बात करूं। जैसे मैं मसल सेल्स की बात करूं, मसल सेल्स की बात करूं। कुछ ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर डिवाइड करता है, नीड पड़ने पर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जैसे मैं किसकी बात कर सकता हूं, इसको एस प्रोसेस यानी स्टेबल बोलते हैं, इसको स्टेबल, कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो डिवीजन शो करेगा। जैसे उसमें कौन कौन आ जाएगा? जैसे लीवर की बात करूं, अगर लीवर का सेल खराब होना शुरू हुआ तब जाकर के उसमें नए सेल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं लीवर की बात करूं, जैसे मैं पेनक्रियाज की बात करूं, पेनक्रियाज की बात करूं, ETC। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबाइल। क्या बोलते हैं? लेबाइल सेल। लेबाइल सेल, इसमें क्या होगा? रैपिडली डिवीजन होता है। क्या होता है? रैपिडली डिवीजन। क्या होता है? रैपिडली डिवीजन। समझ में आई बात? जैसे क्या हम बोल सकते हैं, जो हमारे स्किन्स हैं उसके नीचे जितने भी सेल हैं वो बार बार डिवाइड कर सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एग्जाम्पल याद रखिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसके जो लेयर्स हैं वो बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं, नए नए सेल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। जैसे स्किन्स, बीनीथ द स्किन्स, क्या? बीनीथ द स्किन्स, बीनीथ स्किन। ठीक है, उसके नीचे भी होता है, ये भी बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो खैर कुछ ऐसे सेल्स हैं ये जो बार बार डिवाइड कर रहे हैं। भाई आखिर इसमें कितनी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। किसको? इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाइए। एक्चुअल में देखा जाए ना, आपके एनसीईआरटी में एक जो दिया हुआ है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह का आपके एनसीईआरटी में चक्र दिया होगा। किस तरह का? इस तरह का आपके एनसीईआरटी में चक्र दिया हुआ होगा, जिसमें से एनसीईआरटी का 10 to 5% एनसीईआरटी में दिया है इस चक्र का, वो इन्वॉल्व होगा कौन से फेज में? एम फेज में। किस में? एम फेज में, जिसको माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इतना सा जो है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम बोल देते हैं आई फेज। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। अब बेटा इतना खूबसूरत नहीं बन रहा तो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं? मर जाऊं? मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तू डूब के मर जा रे। अरे रे, कहां बह गया मैं यार। तो बात वाला हल बोला, इधर आइए। या क्या बोलूं बच्चों, भाग जाता हूं, कोई बात नहीं। चलिए इधर आइए। हमने क्या बोला? इतना वाला जो है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला है एम फेज। अब यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम बोल देते हैं आई फेज। क्या बोल देते हैं? आई फेज। एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। ठीक है, आई फेज बोले तो इंटरफेज। क्या? इंटरफेज। ठीक है, इसको बोले तो एम फेज, बोले तो माइटोसिस फेज। क्या? माइटोसिस फेज। अब ये जो आई फेज है ना, टोटल आई फेज, जैसे मान लीजिए इंडिया का वर्ल्ड कप होने वाला है। क्या होने वाला है? वर्ल्ड कप होने वाला है।
तो वर्ल्ड कप होने से पहले बहुत सारी तैयारियां होती है। आप सब जितनी बैट्समैन है इंडिया में, सबके सब क्या कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बॉल फेंके जा रहा, मारे जा रहा, फेंके जा रहा, मारे जा रहा। बॉलर दौड़ दौड़ के बॉलिंग के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन खेल कहां होता है, सिर्फ वो 3 घंटे के अंदर। मतलब खेल कहां होगा, मतलब इससे पहले वाला जो ये आई फेज लगभग 90% जो कवर कर रहा है, लगभग 90% ड्यूरेशन जो कवर कर रहा है, इसमें प्रिपरेशन होती है। आई फेज को इसीलिए हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रिपरेटरी फेज। क्या हो रहा होता है, इसमें तैयारी हो रही होती है। और यहां पे क्या हो रहा होता है, एम फेज में डिवीजन हो रहा होता है, मतलब रिजल्ट मिल रहा होता है। इसीलिए इसको हम डिवाइडिंग फेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिवाइडिंग फेज। इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं क्योंकि यहां पर डिवीजन नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, अब सुनिए, आई फेज में बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोल देते हैं G1 गैप, G1 बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं S, और इसको बोल देते हैं हम G2। मतलब गैप 1 और सिंथेटिक फेज, S फेज बोले तो सिंथेटिक फेज, G2 बोले तो गैप 2 फेज। समझ में आ गया, ये G1 फेज। अब हुआ क्या कि यहां पर एक सेल है बेटा, क्या है, एक सेल है। वो सेल जाएगा डिवीजन में। जब डिवीजन में जाएगा तो उसको पूरा इंटरफेस से उसको फेस करना पड़ेगा। अब ये सेल जो होगा मैच्योर होगा और इसके ऑर्गेनल्स में डिवीजन होगा। जैसे कि एक सेल 2 में डिवाइड होगा तो बेटा जितने भी ऑर्गेनल्स उस सेल में हैं वो सब इक्वली डिवाइड होगा ना। दोनों सेल में इक्वल डिवाइड होने के लिए 2 हिस्से करने पड़ेंगे हर एक ऑर्गेनल्स का। एक बाप के 2 बेटे, तो बाप अपनी विरासत दोनों बेटा को देगा तो बराबर डिवाइड करेगा ना। 2 रूम है तो 1 रूम इसको देगा, 1 उसको देगा। 1 माइटोकॉन्ड्रिया, पहले 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा तब ना दोनों को देगा। तो वो सब चीज ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन यहां होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ना आई फेज में। तो इसको हम लोग बोल देते हैं जीवन को कि माइटोसिस के बाद हो रहा है तो पोस्ट माइटोसिस फेज बोल देते हैं। एस से पहले हो रहा है तो प्री सिंथेटिक फेज बोल देते हैं। समझ में आया बात। इसमें सेल क्या हो रहा होता है बेटा, इसमें सेल मैच्योर हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, सेल मैच्योर हो रहा होता है। फिर जब सेल एस फेज में आएगा, ये सेल कहां आ गया, एस फेज में आ गया, मैच्योर हो गया, साइज बढ़ गया, है ना, एस फेज में आ गया। जब ये एस फेज में आएगा बेटा, इसको सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। इसमें 2 चीज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, गेट्स डबल्ड। समझ में आई बात, डबल हो जाएगा। मतलब क्या, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा, नॉट क्रोमोसोम, क्या, नॉट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डबल नहीं होगा, नॉट क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर 2n है तो बेटा अगले में भी कितना ही रहेगा, 2n रहेगा। अगर क्रोमोसोम की बात, इसकी जेनेटिक की बात करूं, जैसे कि कंटेंट की बात करूं, C से मैं कंटेंट को डिनोट कर देता हूं। अगर 2C है तो आफ्टर S फेज वो सेल कैसा हो जाएगा, 4C हो जाएगा। मतलब डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, डीएनए में क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू, नीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्या हुआ कि जो आपका एक सेंट्रोजोम था, याद कीजिए, सेंट्रोजोम किसे हम बोलते हैं, सेंट्रोजोम बोलते हैं बेटा जो हमारा सेंट्रियोल था ना, जो सिलेंड्रिकल लाइक था, एक दूसरे का परपेंडिकुलर था, और उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड था, तो सराउंडिंग फ्लूइड और वो सेंट्रियोल को मिला के हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। अब ये सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम, ये भी इसमें क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा, सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रोजोम का भी डुप्लीकेशन होगा। समझ में आया बात। इसमें 2 चीज हुआ, एक डीएनए का सिंथेसिस हुआ, मतलब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर का नहीं बेटा, क्रोमोसोम नंबर का नहीं। और इसमें क्या हुआ कि सेंट्रोजोम का भी हुआ, क्योंकि बेटा देखो एक सेल है, एक सेल में सेंट्रोजोम ये है, ये सेंट्रोजोम है, मान लो ये सेंट्रोजोम है, ठीक, ये सेंट्रोजोम है, ठीक है, तो ये सेंट्रोजोम है। भाई सेंट्रोजोम 2 होगा तभी ना, एक सेंट्रोजोम इधर जाएगा, एक इधर आएगा, तब ना इक्वल में डिवाइड होगा कि क्रोमोसोम को एक सेंट्रियोल उधर खींचेगा, एक सेंट्रियोल इधर खींचेगा, क्रोमोसोम एक इधर जाएगा, तो 2 सेंट्रियोल का सेंट्रोजोम का भी होना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा कि जब इधर आएगा कहां, G2 फेज में, तो G2 फेज में जब आएगा तो G2 के बाद आएगा कौन सा फेज, माइटोसिस फेज, मतलब कत्ल वाला फेज, जंग वाला फेज, ओडीआई यानी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, वर्ल्ड कप वाला दिन। तो इसमें जाने के लिए
प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी प्रोटीन चाहिए माइटोसिस करने के लिए एक सेल को, वो प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होगा? G2 फेज में होगा। अब चला जाएगा बेटा एम फेज में। एम फेज में फर्दर बहुत सारे फेजेस हैं, बहुत सारे फेजेस हैं। अब बताइए, फेजेस का नाम मैं दे रहा हूं, इसको मैं बोल देता हूं, इसको प्रोफेज बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? प्रोफेज। प्रोफेज में दो फेज आएगा बेटा, प्रोफेज फर्स्ट एंड प्रोफेज सेकेंड। मतलब इसी में दो में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, यानी अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। समझ में आई बात? उसके बाद आ जाएगा हमारा मेटाफेज। क्या आ जाएगा? मेटाफेज। समझ में आई बात? उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या? एनाफेज। उसके बाद आ जाएगा टीलोफेज। क्या आ जाएगा? टीलोफेज। उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। मतलब कि यहां पर कैरियोकाइनेसिस हुआ। ये चार जो था ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसमें हुआ क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस। मतलब क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन। अब क्या होगा साइटोकाइनेसिस में? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इतनी चीजें क्लियर है? यस। अब आइए बेटा, कुछ टर्म्स हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है हमारा मियोसिस और माइटोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। मियोसिस और माइटोसिस में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सुनिए, ये चीज आप इतना सा समझ लिए, और बाकी डिटेल में मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, सबको डिटेल में विद द डेफिनेशन में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे देखिए, मैं अगर बात करूं डिवीजन की, अगर मैं बात करूं तो डिवीजन दो होता है। एक होता है बेटा माइटोसिस और एक होता है हमारा मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों भाई इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होता है। जैसे ये 2n है, इसमें होगा क्या? माइटोसिस होगा बेटा, ये 2 बनाएगा और दोनों के दोनों क्या रहेगा? 2n रहेगा। मतलब कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं हुआ, इक्वल ही रहा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। समझ में आई बात? अब ये किस में होगा? जैसे सोमैटिक सेल की बात करें, सोमैटिक सेल्स में होगा, सेल्स में होगा। लेकिन मियोसिस जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, किसमें? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। यानी कि जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं हम, ओवा फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? और बहुत सारे लोअर प्लांट्स में भी हमें देखने को मिलता है स्पर्म फॉर्मेशन में। इसमें क्या होगा वो चीज आइए हम लोग देखते हैं। इसमें होता है बेटा एक्चुअल में 2 फेज। इस मियोसिस को हम बोल देते हैं, एक और नाम दे देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मतलब क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन क्या होगा इसमें? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या हो जाएगा? गेट्स हाफ हो जाएगा इसमें क्रोमोसोम नंबर। जैसे कोई सेल है 2n है, इस सेल में हुआ क्या बेटा? मियोसिस। वो भी कौन सा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस के 2 टाइप, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ तो ये 2 में डिवाइड हो गया। किस में डिवाइड हो गया? 2 में। और सब के सब क्या हो गए? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। 2n था, n हो गया, यानी हेप्लॉइड हो गया। ये डिप्लॉइड था। अब फर्दर यहां पे मैं बेटा थोड़ा ऐसे दिखा रहा हूं, ऐसे 2 में हो गया। देखिए ये भी n और ये भी n। अब क्या होगा फर्दर? इसमें होगा मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। जब से मियोसिस 2 होगा तो फिर ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। और लेकिन 2 में डिवाइड जो हुआ है वो n ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, 23 क्रोमोसोम है तो आप बोल देंगे 23 मतलब कि 11.5 क्रोमोसोम, ऐसा थोड़ी होता है। यस, गलत हो गया ना, ऐसा नहीं बोलना है। अब इसमें भी क्या होगा? मियोसिस 2। क्या होगा? मियोसिस 2। और जब मियोसिस 2 होगा तो ये भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। क्या देखने को मिला? इंपॉर्टेंट है चीज वो ये कि जो इक्वेशनल डिवीजन था हमारा, माइटोसिस था, वो जो 2n में जो हुआ था माइटोसिस, उसमें 2 बन रहे थे और दोनों के दोनों डिप्लॉयड थे। बट इसमें जो हुआ है मियोसिस, इसमें कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, और चारों के चारों क्या हैं? हेप्लॉयड हैं। समझ में आई बात? तो माइटोसिस में 2 बनता है और मियोसिस में 4 बनता है, जबकि मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 और कंप्लीट हो जाए तो। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस 2 के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। तो व्हाट इज इंटरकाइनेसिस? इंटरकाइनेसिस क्या है? गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड
मियोसिस 2, समझ में आई बात। उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंटरकाइनेसिस। तो खैर ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पोर्शन था हमारा, जो कि हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सारी चीजें विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चीज को अगर आपने नहीं समझा ना, दोबारा से पीछे जाके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। तो आइए इसको पहले आप नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। आइए, हमने वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड किया हुआ है। अब जितनी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ये सबको आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। कोई लंबा चौड़ा मेंशन नहीं किया हमने, बहुत सारी चीजें ईरान थोड़ा इधर उधर की, वैसा कुछ हमने मेंशन नहीं किया, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट पे फोकस करना है। अभी मैंने जो आपको समझाया है वो साइकिल, उसको काफी दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छे से उसको दिमाग में रखेंगे, तब जाकर के ये समझ में आएगा। मैंने जितनी चीजें आपको बोला है अभी उस साइकिल में, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जितनी चीजें मैंने आपको बताया है वो आपने सुन तो लिया है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर डिलीट होने वाला है, इसलिए मैंने वो सारी चीज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ, वो सारी चीजें। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं भाई कि सेल साइकिल सेल डिवीजन का एक तरह का डेफिनेशन है क्या। वही चीजें जो मैंने अभी आपको समझाया है कि इट इज एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन अ सेल बाय विच इट डुप्लीकेट्स इनटू जीनोम एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। मतलब इसमें सारी चीजें प्रिपेयर होंगी, सारे ऑर्गेनेल्स डबल होंगे और डीएनए का अमाउंट भी डबल होगा और जाकर के फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं, अभी हमने देखा एक था हमारा आई फेज जिसको हम इंटरफेज बोलते हैं, एक था हमारा एम फेज जिसको हम माइटोसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। कुछ देर बाद हम अभी मियोसिस भी देखने वाले हैं। आइए आई फेज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जिसको इंटरफेज बोलते हैं, इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा, हाँ प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन सेल डिवाइड नहीं हो रहा, इसीलिए हम इसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। अब देखिए प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें वो प्रिपरेशन कर रहा है ना, हमें फाइट करनी है, घर से प्रिपरेशन करके जा रहा है, यार आज तोड़ देंगे फोड़ देंगे, समझ में आई बात। तो क्या हो रहा है इसमें, प्रिपरेटरी फेज है और एनर्जी फेज है, इसमें क्या एनर्जी का भी प्रोडक्शन होगा, क्या होगा एनर्जी का, इसीलिए हम इसको एनर्जी फेज बोल देते हैं। क्यों? ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड इनरिच मॉलिक्यूल एटीपी। जैसे कि प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, एक तरह का एटीपी हमें प्रोवाइड करेगा, तो वो इसीलिए हम उसी वजह से क्या बोल देते हैं एनर्जी फेज। अब क्यों भाई आई फेज में अभी हमने देखा डीएनए और ये सब आरएनए, ये सब का अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। तो डीएनए सिंथेसिस होता कहां है, आई फेज के एस फेज में डीएनए सिंथेसिस, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा, वो चीजें मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट आइए लॉन्गर ड्यूरेशन होता है आई फेज का एज कंपेयर एम फेज। लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब 90%, अबाउट 90%, मतलब कि मान लीजिए 100% साइकिल में हो रहा है तो उसमें 90% जो टाइम लगेगा वो आई फेज में लगेगा, सिर्फ 5 to 10% टाइम किस में लगेगा, एम फेज में लगेगा। या यूं कह सकते हैं हम कि 24 आवर्स, अगर जैसे ह्यूमन सेल की बात करें 24 आवर में एक साइकिल कंप्लीट करता है, तो 23 घंटा 23 आवर्स किस में लगेगा, आई फेज में, और 1 आवर किस में लगेगा, एम फेज में। इधर आइए मोस्ट एक्टिव फेज, मोस्ट एक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सारे ऑर्गेनेल्स इसमें डबल हो रहे होते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोस्ट एक्टिव फेज बोल रहे हैं। सेलुलर स्ट्रक्चर ग्रोज एंड मल्टीप्लाई, वही चीज है, एक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें सेलुलर स्ट्रक्चर जितनी भी इसमें ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक है तो 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, यस। ये था क्या बेटा, एक्चुअल में हम डिफरेंस देख रहे हैं। एम फेज में क्या होगा, एम फेज को हम क्या बोल रहे हैं कि ये माइटोसिस फेज है, क्योंकि M4 क्या हम बोलेंगे, माइटोसिस फेज, इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइटोसिस फेज है। अच्छा डिवीजन फेज इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि तैयारियां तो यहां हुई है, फाइनली डिवाइड जो होगा सेल वो कहां होगा, एम फेज में, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन फेज। शॉर्टर ड्यूरेशन हम बोल रहे हैं अबाउट 10%, यहां पे बड़ा करके थोड़ा लिख दूं, अबाउट 10%, कितना, अबाउट 10%। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, अभी मैंने बोला कि इसमें डबल होगा और वो क्या होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 में, है ना, बाप के 2 बेटे तो विरासत दोनों को देना है ना, बिल्कुल बिल्कुल। इधर आइए, तो डिवीजन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर इनटू 2 डॉटर सेल, वही चीज है जितनी चीज आप समझे यार, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आपको
दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हेरिडेटरी मटेरियल प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। जाहिर सी बात है भाई, क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर ही हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो वही चीजें बोला है, कौन सा भारी वर्ड बोल दिया, कुछ नहीं बोला। हेरिडेटरी मटेरियल्स प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमने ये चीजें देखी है क्या, एम फेज और आई फेज के बारे में बेसिक पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में या कहीं पर भी या स्टेटमेंट में, तो डिफरेंस अगर आपसे पूछा जा सकता है आई फेज और एम फेज में क्या क्या होता है। अगर यूं कह दे आई फेज में डिफरेंस क्या है, आई फेज में डिफरेंस क्या है, और एम फेज में क्या होता है, आई फेज में क्या होता है, तो उस चीज को आप मेंशन करने के लिए यहां से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देख रहे हैं अब कि यही आई फेज को, फिर उसका हम फेज को देखेंगे। आई फेज को हम एक्चुअल में, अभी मैंने एक साइकिल आपको बताया था, ये साइकिल था हमारा, तो हमने इतना सा को यहां से यहां तक इसको हमने आई फेज बोला था, और इसको हमने इतना वाले को एम फेज हमने बोला था। फिर उसके बाद इसको हमने डिवाइड किया, इसको G1 फेज बोला, फिर उसके बाद इसको S फेज बोला, इसको G2 फेज बोला था। सेम चीज देखिए यहाँ पे आई फेज गिविंग बाय हावर्ड एंड पेली, ये दोनों साइंटिस्ट थे, हावर्ड एंड पेल, ये दोनों साइंटिस्ट ने आई फेज को डिस्क्राइब किया था, है ना। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, एक तो होगा हमारा G1 फेज, क्या होगा हमारा G1 फेज, दूसरा होगा S फेज, एक होगा हमारा G1 फेज, दूसरा होगा S फेज, और तीसरा हमारा G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज, क्लियर है। G1 फेज की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 है, तो हम इसको फर्स्ट गैप फेज बोल देंगे, फर्स्ट गैप फेज। पोस्ट माइटोसिस फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाला जो माइटोसिस था, माइटोसिस के बाद आता है G1 फेज, इसीलिए हम बोल दे रहे हैं पोस्ट माइटोसिस फेज। प्री सिंथेटिक फेज इसलिए बोल दे रहे हैं कि सिंथेटिक फेज से पहले है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दे रहे हैं, प्री सिंथेटिक फेज। लार्जर फेज ऑफ सेल साइकिल, ये सेल साइकिल में क्या होगा, सबसे लार्ज फेज हमारा ये वाला कहलाएगा। सेल ग्रोज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सेल कहां ग्रो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ एक सेल है, ये सेल जा रहा है डिवीजन में, तो सबसे ज्यादा ये सेल का साइज कहां बढ़ेगा, वो G1 फेज में ही बढ़ेगा। मतलब कि प्रिपरेशन कर रहा है S फेज में जाने के लिए, मतलब सेल का साइज किसमें बढ़ेगा, G1 फेज में। वही पॉइंट हमने बोला है कि लार्जर फेज ऑफ सेल साइकिल एंड सेल ग्रोज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा सेल ग्रोज कहां होता है, G1 फेज, क्लियर है। नेक्स्ट S फेज की अगर हम बात करें, बेटा ये वाला S फेज नाम से वाकिफ है, ये मतलब कि सिंथेटिक फेज है। क्या है, सिंथेटिक फेज। इसमें क्या होगा एक्चुअल में, क्रोमोसोम नंबर तो डबल नहीं होगा, लेकिन उसका कंटेंट जो है जेनेटिक मटेरियल, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे एक मान लो एक क्रोमोसोम है हमारा, एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम का बेटा देखिए यहां पे इसका डीएनए मटेरियल डबल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको कि सिंथेटिक फेज, है ना, एंड डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए डुप्लीकेट्स, डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए का इसमें डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रोसोम्स आल्सो रेप्लिकेट। व्हाट इज सेंट्रोसोम्स, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि भाई जो एक सेल है हमारा, एक सेल है, इस सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक फ्लूइड होता है, और फ्लूइड के साथ साथ इसमें 2 सेंट्रियोल होता है। जैसे मैं यहां पे समझाऊं कि हमारा एक क्या है, एक सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम में 2 सिलेंड्रिकल जो कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो फ्लूइड है वो फ्लूइड के साथ और सेंट्रियोल को, ये एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल जो कि नंबर में 2 होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, और उसके सराउंडिंग के फ्लूइड, ये सबको मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोसोम। क्यों इसका डबल होना जरूरी है, क्योंकि जब 2 सेल में डिवाइड होगा तो सेंट्रियोल भी हमें 2 चाहिए, एक अपोजिट पोल पर जाएगा, एक इधर, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पर जाएगा, एक ऊपर गया तो एक नीचे गया। समझ में आई बात, क्यों, सुनिए फिर से। जैसे मान लीजिए ये सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो भाई सेंट्रियोल तो एक ही है ना हमारे पास, है ना, सेंट्रियोल है। अब इसका कॉपी बनेगा तभी ना, एक सेंट्रियोल आपको यहां दिखेगा, एक सेंट्रियोल आपको यहां दिखेगा, तब उसके बाद यही सेंट्रियोल तो होगा जो हमारे क्रोमोसोम को लेकर सेपरेट होगा, यही सेंट्रियोल तो होगा जो हमारे क्रोमोसोम को लेकर सेपरेट होगा, और ऐसे सेल डिवाइड होगा। समझ में आई बात, वही चीज है। सिंथेटिक फेज डीएनए एंड सिंथेसिस डीएनए एंड डुप्लीकेट्स एंड सेंट्रोसोम्स आल्सो डुप्लीकेट्स, क्लियर है।
G2 फेज की बात करें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट G2 फेज में यह है हमारा कि यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जो माइटोसिस में हमारा अभी सेल जाने वाला है, कत्ल होने के लिए जो सेल जाने वाला है, तो उसके लिए जो जितनी प्रोटीन चाहिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होगा? G2 फेज में होगा। तो G2 फेज यानी सेकेंड गैप फेज। व्हाट इज G2 फेज? सेकेंड गैप फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है, ऑफ सेल साइकिल बोलिए। प्री माइटोसिस फेज, क्यों भाई? माइटोसिस से पहले है इसलिए प्री माइटोसिस फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्यों भाई? क्योंकि सिंथेटिक फेज के बाद है, इसीलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्लियर है? क्या क्या हमने देखा? G1 फेज में मैक्सिमम साइज का ग्रो होगा, ये लार्जेस्ट या फिर यूं कह दीजिए लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल है। समझ में आई बात? मैक्सिमम ग्रो होगा किसमें? G1 फेज में। इसको गैप फर्स्ट बोलते हैं, प्री सिंथेटिक बोलते हैं, और उसके बाद पोस्ट माइटोसिस फेज बोलते हैं। एस फेज की हमने बात की बेटा, इसमें डीएनए का अमाउंट डबल होगा, यानी डीएनए सिंथेसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा। बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन में जो आपके चाचा होंगे वो आपका पहला ऑप्शन देंगे, क्रोमोसोम नंबर गेट्स डबल्ड। याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, ठीक है। G2 फेज की हमने बात की भाई, गैप फेज है, पोस्ट सिंथेटिक फेज है, प्री माइटोसिस फेज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां याद रखनी है कि जो माइटोसिस में सेल जाएगा, जो डिवीजन के लिए प्रोटीन्स चाहिए, वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहां होगा? G2 फेज में। इज दैट क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट आइए, हम लोग देखते हैं जनरेशन पीरियड क्या है। जनरेशन पीरियड, जनरेशन पीरियड क्या है बेटा? एक कंप्लीट सेल साइकिल में, एक कंप्लीट सेल साइकिल में, एक कंप्लीट सेल साइकिल में जितना टाइम चाहिए उसे हम बोल देंगे जनरेशन पीरियड। अब सुनिए, वही चीजें, डेफिनेशन देखिए, बहुत खूबसूरत सा लिखा हुआ है ना, जैसे आपके खूबसूरत सर हैं वैसे हैं लिखा हुआ। इधर आइए। हाँ, सर कितने गलत फहमी में हुआ, कोई बात नहीं। टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितने टाइम चाहिए उसे हम जनरेशन पीरियड बोल देंगे। जैसे सपोज करो कि मैं यहां से गया पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद से मैं घर आया, मैं गया और वापस आया, जाने आने में जो टाइम लगा हमारा, ये हमारा एक कंप्लीशन पीरियड है, एक कंप्लीशन पीरियड है। समझ में आई बात? यस। तो मतलब क्या हुआ कि टाइम रिक्वायर्ड ए कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल। समझे लू रे समझे? हाँ, इधर आओ। ह्यूमन सेल में कितना टाइम लगेगा बेटा? 24 आवर्स। ह्यूमन सेल जो हमारा सोमैटिक सेल्स हैं, वो अगर डिवाइड करेगा उसमें कितना टाइम लग जाएगा? 24 आवर्स। ईस्ट में कितना लगेगा? 90 मिनट्स। डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। समझ में आई बात? नहीं पूछा गया तो मेरा गर्दन मत पकड़ लेना, नहीं भी पूछ सकता है, क्या पता चाचा का दिमाग खराब हो, हार्ड क्वेश्चन दे और। ठीक है, इधर आइए। ह्यूमन यानी 24 आवर्स में एक सेल साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब इसका जनरेशन पीरियड ह्यूमन में कितना होता है? 24 आवर्स। 24 में से 23 आई फेज और 1 घंटा कहाँ? एम फेज। उसके बाद यीस्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 90 मिनट इसमें लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये हमने देखा है, ये कुछ चीजें हम लोगों ने एक तरह का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मानिए सेल साइकिल, सेल डिवीजन का, लेकिन सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्या बोला हमने कि भाई सेल साइकिल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें डबल होंगी, इवन डीएनए, जेनेटिक मटेरियल वगैरह सब डबल होगा, और डबल होने के बाद 2 डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इसे हम क्या बोल रहे हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए। यूं भी कह सकते हैं कि भाई डुप्लीकेट होगा उसका जीनोम, उसका जेनेटिक मटेरियल, जो यहां पे मैंने लिखा है डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा सेल साइकिल की बात की, आई फेज, एम फेज। आई फेज को इंटरफेज बोलते हैं, इसको एम फेज यानी माइटोसिस फेज बोलते हैं। इसको हम नॉन डिवाइडिंग प्रिपरेटरी फेज से बोल रहे हैं क्योंकि सेल प्रिपेयर हो रहा है और इसमें डिवाइड नहीं हो रहा, सेल प्रिपेयर हो रहा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। बेटा इसका जो है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको एनर्जी फेज हम लोग बोलते हैं। लार्जेस्ट ड्यूरेशन है अबाउट 90%, जैसे हमने 23 यानी 23 आवर्स की बात की। इसमें बिल्कुल उसका देखिए, इसमें माइटोसिस फेज बोलते हैं, यानी डिवीजन फेज है, शॉर्टर ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 10%, जैसे 1 घंटा भी मैंने बोला था। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? जितनी चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं वो सारे के सारे का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी जेनेटिक मटेरियल की हमने बात की कि वो क्या होगा? क्रोमोसोम के फॉर्म में रजिस्टर रहेगा। उसके बाद हमने G1 फेज, एस फेज, G2 फेज की बात की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए,
माइटोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कहाँ आ रहे हैं एक्चुअल में, इसमें आ रहे हैं, हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए, हम अब इसमें आ रहे हैं माइटोसिस फेज में, एम फेज जिसे आपने बोला था। माइटोसिस की बात करें बेटा, अभी अभी मैंने आपको बोला है कि माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम है तो 46 से ही क्रोमोसोम रहेगा, चाहे वो 2 में डिवाइड हो और फिर वो 2 चाहे 4 में डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब कि इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड नहीं होगा, क्रोमोसोम नंबर इक्वल रहेगा, इसीलिए नाम दिए है इक्वेशनल डिवीजन। इसीलिए नाम क्या दिए, इक्वेशनल डिवीजन, या फिर सोमैटिक सेल डिवीजन भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सोमैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माइटोसिस जो होगा वो सोमैटिक यानी कि अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। रिप्रोडक्टिव में तो मियोसिस होता है, जैसे उगोनिया की हम बात करें, स्पर्मेटोजोआ वगैरह, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के बाद फिर वो हेप्लॉइड फॉर्म में चला जाता है, गैमेट हेप्लॉइड होता है ना, यस। इसमें बेटा माइटोसिस में एक आ जाएगा प्रोफेज, एक आ जाएगा मेटाफेज, एक आ जाएगा एनाफेज, एक आ जाएगा टीलोफेज, एक आ जाएगा साइटोकाइनेसिस। यहां पे मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूं, ये वाला हमारा हो गया प्रोफेज, ये वाला हो गया हमारा मेटाफेज, ये वाला हो गया हमारा एनाफेज, ये हो गया हमारा टीलोफेज और ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। मैं देखो लिख रहा हूं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? तो वही चीजें अब सबको एक एक करके पढ़ना है। ओवरऑल हमने देख लिया कि माइटोसिस में कितने फेज आएंगे बेटा, एक्चुअल में 5, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और वो साइटोकाइनेसिस को सेपरेट कर दो जरा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल का डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ठीक है। तो वही चीजें आइए यहाँ पे देखते हैं हम कि एक्चुअल में अब हम ये प्रोफेज फर्स्ट को ले रहे हैं, ये प्रोफेज फर्स्ट को हमने लिया हुआ है यहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट। फिर ये प्रोफेज फर्स्ट जो है फर्दर ये प्रोफेज फर्स्ट 2 फेज में डिवाइड हो जाता है, 2 फेज में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाएगा अर्ली प्रोफेज और एक हो जाएगा लेट प्रोफेज, एक हो जाएगा अर्ली प्रोफेज, एक हो जाएगा लेट प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में पहले हम देख लेते हैं क्या होगा। अर्ली प्रोफेज में एक्चुअल में सेल का जो ये था निकोलियर मेम्ब्रेन वगैरह था, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम देखिए, निकोलियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। क्यों भाई, निकोलियर मेम्ब्रेन जो आपका ये निकोलियर एक सेल है, इस सेल में निकोलियर मेम्ब्रेन है, ये निकोलियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूक्लियोलस आल्सो स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए कि सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स अपोजिट पोल। तो मतलब ये जो सेंट्रियोल था हमारा, जैसे एक सेल है यहां पे हमने दिया हुआ है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल यहां आना शुरू हो जाएगा, ये सेंट्रियोल यहां देखो अपोजिट पोल पर चला गया ना, है ना। तो वही पॉइंट, सेंट्रियोल से स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स अपोजिट पोल। बेटा कसम खा के आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं अर्ली प्रोफेज में। प्रोफेज में फिर 2 फेज, अर्ली प्रोफेज एंड मेटा प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में पहला पॉइंट, निकोलियर मेम्ब्रेन और सेंट्रियोल से क्या हो जाएंगे, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कि जो हमारा सेंट्रियोल था वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल में जाना शुरू हो जाएगा, अपोजिट पोल में, ठीक है, यस। नेक्स्ट आइए लेट प्रोफेज की बात करें। जितने अच्छे से मैंने लिखा है, जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए जी। अगर मैं आपसे ऑफलाइन क्लास में पूछूंगा तो कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आइए साइटोप्लाज्मिक मिक्स्ड विद, यानी साइटोप्लाज्म मिक्स्ड विद निकोलियोप्लाज्म। बेटा सुनो, जब ये निकोलियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया तो यहां तो साइटोप्लाज्म है और अंदर में निकोलियोप्लाज्म है, मतलब वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, वो फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म में है साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो भाई निकोलियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गया तो दोनों मिक्स हो जाएगा ना आपस में, दाल भात खिचड़ी, क्या दाल भात खिचड़ी सब मिक्स हो गया। आइए जैसे जूस बनाते हैं, दूध खजूर सब मिक्स हो गया, समझे, मिक्स हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जी, क्रोमैटिन अंडरगोज क्वाइल है बेटा, ये अंडरगोज क्वाइल, क्या हो जाएगा, क्वाइल, यानी स्पाइरली अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा ये था ना, ये क्रोमोसोम ये ऐसे प्रेजेंट था, ऐसे
ऐसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसअपियर हो गया। तो अब क्या हो जाएगा कि स्पाइरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, अरेंज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा स्पाइरल फॉर्म में, यानी स्पाइरलेशन क्या कहाँ स्टार्ट होगा, लेट प्रोफेज में। तो लेट प्रोफेज में क्या हुआ, सिर्फ दो काम, क्रोमोसोम का कंपैक्टली अरेंज्ड होना स्टार्ट हो गया, यानी जिसको हम लोग स्पाइरल फॉर्म में बोलेंगे, स्पाइरल फॉर्म में कॉइल होना स्टार्ट हो गया, और दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिक्स्ड हो गया। अर्ली फेज और लेट प्रोफेज समझ में आया? यस। अब आते हैं हम लोग, कौन सा फेज आ जाएगा दूसरे नंबर पे, मेटाफेज। तो अब मेटाफेज की हम बात करें, मेटाफेज में क्या होता है बेटा, इक्वेटोरियल प्लेट यानी कि माइटोफेसिस प्लेट क्या होगा, फॉर्म होगा। जैसे मैं इसको अगर मिटाऊं यहां से, लीजिए देखिए इधर, जैसे ये एक हमारा सेल है, ठीक है, इसमें एक तरह का इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे इक्वेटोरियल प्लेट का हम यूं बोल सकते हैं, देखिए एक तरह का इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेंट्रियोल तो ऑलरेडी मूव कर चुका है भाई, मूव किया कि नहीं किया, तो वही चीज बोले इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्म्स एंड आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। आर्म्स ऑफ, जैसे मान लो बेटा ये क्रोमोसोम है, ये लो मैं उल्टा ड्रॉ कर रहा हूं, क्रोमोसोम है ना, मतलब डबल हुआ है। तो ये एक को हम क्या बोल देंगे, एक को हम क्या बोल देंगे, क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। समझ में बात? ये देखो ये क्रोमैटिड्स, ठीक है, दोनों मिलकर के क्रोमोसोम। नेक्स्ट आज वही चीज है, आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स आर डायरेक्टली अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे के अपोजिट हो गया, एक इधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्गर क्रोमोसोम्स एट पेरिफेरल एंड शॉर्टर क्रोमोसोम्स एट सेंटर। मतलब मान लीजिए ये इतना खूबसूरत अंदाज में नहीं होता है, जैसे लीजिए लॉन्गर यहाँ है, शॉर्टर यहाँ, लॉन्गर यहाँ, शॉर्टर यहाँ, लॉन्गर यहाँ, शॉर्टर यहाँ। सेम अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ, लॉन्गर लॉन्गर लॉन्गर, शॉर्टर शॉर्टर, समझ में आई बात? इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखो क्या देखा मेटाफेज में, कि भाई इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, ये स्टार पॉइंट रखिए, सिस्टर क्रोमैटिड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉन्गर क्रोमोसोम्स एट पेरिफेरल, लॉन्गर क्रोमोसोम से पेरिफेरल पे आ जाएगा और शॉर्टर क्रोमोसोम कहां होगा, सेंटर में होगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट एनाफेज की अगर हम बात करें, एनाफेज जो हमारा प्रोफेज आया, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज देखा, फिर मेटाफेज आया, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एनाफेज। एनाफेज की अगर मैं बात करूं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है। एनाफेज में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स, मतलब सेंट्रोमियर्स क्या होंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो यहां पर जो पॉइंट है जहां पर दोनों क्रोमैटिड्स आके जुड़ा हुआ है, इसे हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। और यही सेंट्रोमियर पर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है हर क्रोमैटिड के पार्ट, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, काइनेटोकोर। क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर। समझ में आई बात? उसको हम क्या बोल देंगे, काइनेटोकोर। ठीक है। नेक्स्ट आइए, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स डबल्ड। क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स डबल्ड। मतलब क्या हुआ कि यहां पर स्प्लिट कर गया। स्प्लिट करने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा है सेंट्रोमियर्स, 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 देखिए वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात? स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं, मतलब ये सेंट्रियोल में एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, एसपी फाइबर में बोल रहे हैं। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ और ये सेंट्रियोल का स्पिंडल फाइबर जाके उस क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर से अटैच हो गया। किससे, सेंट्रोमियर से। अब वो अपने तरफ खींच लेगा। मतलब ये देखो, जैसे कि मैं मान लो ये हमारे पास ग्रीन और रेड, हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये मेरा एक सेंट्रियोल है, ये हमारा दूसरा सेंट्रियोल। देखो दोनों सेंट्रियोल ऐसे आके स्पिंडल फाइबर, ये मेरा उंगली को स्पिंडल फाइबर मानो, ये देखो अटैच हुआ और जाकर के सेपरेट हो जाएगा। दोनों अपना अपना अपोजिट पोल पे लेके चला जाएगा।
तो वही चीजें बोला, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट्स डबल्ड। आपको क्या दिखेगा, इधर भी क्रोमोसोम जितना है उतना इधर भी है, तो आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भाई इसमें डबल हो चुका है। यानी हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर डबल हुआ है। इसका मतलब कि अभी एक सेल जिसमें कि अंदर में तो डिवीजन हो गया है, बाहर का डिवीजन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो बेटा एनाफेज एक वाहिद एक ऐसा सेल है जो कि अभी 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 बना है और वो डिवीजन में जा रहा है टू डॉटर सेल में। तो वो उसमें कितने क्रोमोसोम है बेटा, 92 क्रोमोसोम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। हालांकि दुनिया में कोई ऐसा सेल नहीं है जिसमें के 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 क्रोमोसोम हमने बोला है, 46 क्रोमोसोम हमारे ह्यूमन सेल में होता है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई ऐसा सेल नहीं है बेटा जिसमें 96 क्रोमोसोम हो। लेकिन एक टीलोफेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर भी डबल हो गया है, जो कि इनिशियल में डीएनए का अमाउंट डबल हुआ था, अब यहां पे क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया है, यानी कि कितना, 92 क्रोमोसोम्स हो गया। अब जो एनाफेज था वो आ जाएगा टीलोफेज में। टीलोफेज में आने के बाद जितनी चीजें यहां हुई थी, डिसअपियर हुई थी, वो सारी की सारी चीजें यहां पर अपियर हो जाएंगी। जैसे मैं बात करूं कि बेटा निकोलियर मेम्ब्रेन क्या हुआ था, डिसअपियर हुआ था। ये लो निकोलियर मेम्ब्रेन, ये लो निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया, आया निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया। नेक्स्ट देखिए वही चीज है, रिकवरिंग या रिपेयरिंग ऑफ निकोलियर मेम्ब्रेन, निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया। नेक्स्ट देखिए निकोलियोलस ऑल्सो रीअपियर, इसके अंदर निकोलियोलस जो कि डिसअपियर हुआ था, वो भी क्या हो जाएगा, निकोलियोलस भी दोबारा से रीअपियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निकोलियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म विल गेट सेपरेटेड। यहां पर निकोलियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होता, मिक्स्ड हुआ था। यहां देखो पॉइंट, साइटोप्लाज्म मिक्स्ड विद द निकोलियोप्लाज्म। अब यहां क्या होगा कि भाई जब निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया, तो निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया तो इसके अंदर का फ्लूइड निकोलियोप्लाज्म और बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म हो गया कि नहीं हुआ सेपरेट। यस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या, सारी चीजें हमने मेंशन कर ही दिया। एनाफेज क्या है भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें डबल हो जाएगा और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाएगा, बात खत्म। टीलोफेज क्या है, जितनी चीजें अर्ली प्रोफेज में गायब हुई थी, जितनी चीजें अर्ली प्रोफेज में गायब हुई थी, जैसे निकोलियर मेम्ब्रेन, निकोलियोलस और निकोलियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो भी साइटोप्लाज्म और निकोलियोप्लाज्म मिक्स्ड हुआ था, वो सारा का सारा यहां पर रिटेन्ड हो जाएगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, रीअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा आ जाते हैं हम साइटोकाइनेसिस। अभी हमने देखा था टीलोफेज भी देख लिया, एनाफेज भी देख लिया, अब साइटोकाइनेसिस लास्ट वाला जो हमने बोला था कि एक्चुअल में एम फेज का जो था हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब उसके बाद जो आएगा वो हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या भाई, उसमें एक तरह का साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, ये देखो 2 सेल बन गया, ऐसे दिखाना पड़ेगा, रुको बेटा, ये देखो, ये देखो 2 सेल बन गया, एक ये एक वो। ऐसा छतरी लाइक नहीं बनेगा, दिखाया हूं छतरी लाइक बना नहीं। नेक्स्ट आज ये वही चीजें कि साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होगा बेटा कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे हम बोलेंगे, अच्छा इससे पहले जो हो रहा था वो कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कहीं पर लिख लो कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड किसके लिए आता है दुनिया में, बोलिए जरा, न्यूक्लियस के लिए आता है। किसके लिए आता है, न्यूक्लियस के लिए आता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एनिमल सेल की बात करें और प्लांट सेल की बात करें। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसा होगा और प्लांट सेल में कैसा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से याद रखिएगा। जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा, बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। जो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होगा, जैसे मान लो एक हमारा एनिमल सेल है ये, ठीक है, इस एनिमल सेल में बेटा यहाँ पे क्रोमोसोम जितना होना था सब हो चुका है, क्रोमोसोम यहाँ पर सब है, आ गया। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो गया है। यहाँ पर भी बेटा सेम चीज़, सेम केस आपको देखने को मिलेगा, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया है,
आ गया कि नहीं? बचा ये साइटोप्लाज्म। बेटा इसका डिवीजन होगा तब ना 2 सेल में डिवाइड होगा। तो अब सुनिए, जो एनिमल सेल है उसका जो ये सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद से क्या होगा? एक तरह का कंस्ट्रिक्शन होगा। क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन कैसा होगा? ये देखो इस टाइप से, इस टाइप से। तो जो ये पोजीशन बना है, जो सेंट्रीपिटल हमें दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं ग्रूव्स। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा? ग्रूव्स। अब ग्रूव्स का फॉर्मेशन हुआ, अब क्या हुआ? लग नहीं रहा कि सेल अब डिवाइड हो जाएगा। अब बाहर की तरफ से ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोल देते हैं सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। और जो अंदर की तरफ से होता है तो उसको हम बोल देते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा बेटा? 2 सेल में डिवाइड हो गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ? 1 सेल और 2 सेल हुआ। यस। नेक्स्ट आई ये वही चीजें। एनिमल सेल में क्या होगा बेटा? जैसे एक सेल है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इसके वहां पर प्रेजेंट है, इसमें देखिए ग्रूव का फॉर्मेशन हुआ, और ये ग्रूव जिसको जो कि यहाँ अंदर की तरफ है, टुवार्ड्स इनर साइड, टुवार्ड्स इनर साइड, टुवार्ड्स इनर साइड, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल प्रोसेस। अब क्या होगा? देखिए 2 में डिवाइड हो गया, अभी हमने बताया। प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। मतलब क्या कि इसके बीच में, प्लांट सेल के बीच में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्ट सेल। क्या है? थ्रोम्बोब्लास्ट सेल। अब ये थ्रोम्बोब्लास्ट सेल के थ्रू क्या बनेगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। किसका? ये देखो सेल प्लेट का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब थ्रोम्बोब्लास्ट सेल ऐसे ऐसे डिवाइड किया, अंदर से डिवाइड करना शुरू किया, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, अंदर की तरफ से डिवाइड कर रहा। सोचिए जैसे मेरा एक ये है, मुट्ठी है, इसके अंदर एक सेल है ना? वो सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है थर्मोब्लास्ट, और यहाँ पे सेल प्लेट का अंदर अंदर फॉर्मेशन हो गया और सेल 2 में डिवाइड हो गया। समझ में आई बात? यस। तो नेक्स्ट आई वही चीजें कि सेल प्लेट यानी फ्रेगमोब्लास्ट, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखिए डिवाइड हो गया ना, एक इधर एक इधर। समझ में आए बात? इस तरीके से प्लांट में हमें देखने को मिलता है। ये जो होता है एक्चुअल में प्लांट सेल की अगर हम बात करें, जो हमारा सेल प्लेट या थर्मोब्लास्ट सेल से है, आपको मैंने बताया होगा कि प्लांट सेल में मिडिल लेमिला प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। तो एक्चुअल में ये लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम पैक्टेट, यानी कि मिडिल लेमिला का काम करेगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। 2 सेल के बीच में कनेक्शन भी होता है जिसको प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं। बिल्कुल। इधर आइए, अब देखते हैं हम मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास अभी जगह है नहीं, इसीलिए अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। तो पहले चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। बेटा एक शॉर्ट में सुनिए, मैंने क्या बोला कि माइटोसिस में एक्चुअल में 5 फेज आएगा। बेसिकली हम 4 बोलेंगे। एक साइटोकाइनेसिस होगा, उसमें हमारा एक आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। जो हमारा प्रोफेज था उसमें एक्चुअल में स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ था, जो चीज़ें डिसअपियर होनी थी वो डिसअपियर हो गई थी, है ना? और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्रोमेटिन था वो क्वाइल होना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मेटाफेज में हम गए भाई, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि आप तैयार हो चुका है एक दूसरे के अपोजिट पोल में जाने के लिए। तो आर्म्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम टू ईच अदर। फिर उसके बाद लार्जर जो होगा वो पेरीफेरी पर होगा, लार्जर क्रोमोसोम, और शॉर्टर क्रोमोसोम जो होगा वो सेंटर में होगा। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट एनाफेज की हम बात की। एनाफेज में क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम नंबर आपको उस सेल में अब डबल दिखेगा, क्योंकि 46 क्रोमोसोम नंबर ऊपर, 46 क्रोमोसोम नंबर नीचे। अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ बेटा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए टीलोफेज की बात की, इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। इसमें जितनी चीजें डिसअपियर हुई थी वो सारी की सारी आ जाएंगी, बस क्लियर सारी चीजें। उसके बाद बेटा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। जस्ट लाइक कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल में कैसे होगा, प्लांट में कैसे होगा। एनिमल में एक तरह का ग्रूव फॉर्मेशन होगा जिसको सेंट्रीपिटल प्रोसेस बोलेंगे, और 2 में डिवाइड हो जाएगा। प्लांट सेल में कैसे होगा? थ्रोम्बोब्लास्ट सेल उसमें डिवाइड करेगा, उसमें एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा और वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए तो अब हम मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस देखेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे सिग्निफिकेंस, उसकी सारी चीजें। तो खैर इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए। तो आइए, आपने सारा नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बेसिकली मियोसिस। उससे पहले हम देखेंगे क्या कि मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस की वजह से एक तरह का हमें क्या सिग्निफिकेंस मिला, क्या मॉडिफिकेशन हुआ, वो चीज की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा सिग्निफिकेंस में। पहला क्या है हमारा? ग्रोथ एडिशन ऑफ सेल्स, है ना? सेल क्या हुआ? नंबर्स बढ़ गए, है ना? आप याद कीजिए, साइज में बढ़ना, नंबर में बढ़ना, ग्रोथ होता है ना? यस। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ गए, इसका मतलब ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ द सरफेस वॉल्यूम रेशियो, साइटोप्लाज्मिक रेशियो,
समझ में आई बात। जो हमारा वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम रेशियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो भी मेंटेन होगा। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन हुआ। दूसरा रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट हुआ, जैसे कि सेल जो हुआ दोबारा से बना। उसके बाद देखिए रिप्रोडक्शंस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय माइटोसिस। तो वही चीज है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लोअर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स में हमें क्या कैसे माइटोसिस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय द माइटोसिस। याद रखिएगा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस लिखिए या सिग्निफिकेंस लिखिए, तो वो सारी चीजें हमको याद आनी चाहिए। ठीक है, आइए अब हमने माइटोसिस सारा डिस्कस कर लिया है। माइटोसिस में आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, लास्ट में साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में अर्ली फेज, लेट फेज, बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको। आइए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट मियोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस सोमैटिक सेल में हो रहा था, हमारे सोमैटिक सेल में हो रहा था, और मियोसिस जो होगा, मियोसिस वो किस में होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। जैसे मान लीजिए गैमेट फॉर्मेशन करना है, जैसे स्पर्म बनेगा किसमें? मेल में। तो स्पर्म बनेगा तो वो स्पर्म से पहले जो सेल था हमारा, जो कि यूं कह सकते हैं हम कौन सा सेल बोल सकते हैं? जैसे प्रिकर्सर, स्पर्म सेल का प्रिकर्सर जो था हमारा वो 2n था, उसमें हमने मियोसिस कराया और स्पर्म में हमें बना कौन? n, यानी हैप्लॉइड। जैसे ओवा की सेम बात कर सकते हैं, ओवरी के अंदर जो मियोसिस हुआ और हमें ओवा मिला, वही चीजें। आइए मियोसिस एक्चुअल में क्या है? रिडक्शन डिवीजन। हमने बताया हुआ है शुरू में आपको, मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। मियोसिस में देखिए दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा मियोसिस फर्स्ट, दूसरा आ जाएगा हमारा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है बेटा, यही असल काम करेगा मियोसिस में। मियोसिस सेकेंड जो है, मियोसिस सेकेंड, ये जस्ट लाइक माइटोसिस है, तो इसीलिए मैं मियोसिस सेकंड नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूं जितनी चीजें माइटोसिस में हुआ था, सेम चीज किसमें होगा? मियोसिस 2 में होगा। बट फर्क क्या रहेगा? माइटोसिस जो हो रहा था वो डिप्लॉयड सेल में हो रहा था और डिप्लॉयड ही बन रहा था, मतलब 46 क्रोमोसोम से 46 क्रोमोसोम बन रहा था। इसमें क्या होगा भाई? हैप्लॉयड सेल में होगा मियोसिस 2 और 2 बना देगा। जैसे वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं घट रहे थे, वैसे यहां पर भी नहीं घटेंगे। यहां पर 23 के 23 रहेंगे अगला में भी, वहां पर माइटोसिस में भी 46 का 46 रह रहा था अगला में भी, है ना? यस तो आइए मियोसिस में पहला पॉइंट देखिए, है ना। मियोसिस फर्स्ट में देखिए कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन फेजेस आएंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज है। कौन कौन आएगा? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे बेस्ट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, फर्दर दे कैटेगराइजेस इनटू 5 क्लासेस। पहला होगा हमारा लेप्टोटीन, दूसरा होगा जाइगोटीन, तीसरा होगा पिचाइटीन और चौथा होगा डिप्लोटीन और पांचवा होगा डाइकाइनेसिस। आइए हम सबको देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लेप्टोटीन में आ जाते हैं। लेप्टोटीन तो देखिए लेप्टोटीन में क्या होगा, पहला पॉइंट लेप्टोटीन में एक पॉइंट आप यहां पे और लिख लीजिए। लेप्टोटीन में ये क्या होगा कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो विजिबल हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे? क्रोमोसोम जो है वो कैसे हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे, मतलब दिख जाएंगे क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट आ जाइए, यानी क्रोमैटिन्स यानी लॉन्गेस्ट एंड थिकेंड है, समझ में आया? इसमें आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये कहा जाएगा अंडरगोज क्वाइलिंग, मतलब अरेंज्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, अब देखिए लेप्टोटीन में क्या हुआ बेटा? लेप्टोटीन में कुछ नहीं हुआ, इसमें क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम्स यानी क्रोमैटिन बोलो आपको, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो कहां चला जाएगा? अंडरगोज क्वाइलिंग में। ठीक है, हमने बोला कि बेटा इसमें जो था क्रोमोसोम्स अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? विजिबल हो जाएगा। देखिए आपको दिखाया भी हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्लोटीन, नहीं जाइगोटीन, सॉरी डिप्लोटीन में क्यों जाएंगे? जाइगोटीन पहले कौन था? लेप्टोटीन, अब जाइगोटीन में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा? पेयरिंग होगा। किसकी मदद से होगा? सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मतलब पेयरिंग तो होगा, यानी सानेप्टिक प्रोसेस तो होगा, जिसकी मदद से होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं? सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। देख रहे हैं यहां पर ये आपका क्रोमैटिन था, ये इस कंडीशन में आ गया, है ना। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसका पेयरिंग होगा। क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा। अब देखिए सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होगा, सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये वाला सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, आप दोनों को पेयर में करेगा, यही सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी विच मेड अप ऑफ, जो सानेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है किसका? प्रोटीन का। समझ में आई बात?
अब आप यहां पे देखिए ये क्रोमोसोम्स जो है, ये क्रोमोसोम ये अरेंज्ड हो रहे हैं। देखिए यहां पे साइनेप्सिस हो रहा है। तो व्हाट इज साइनेप्सिस? यानी साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से जो क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो साइनेप्सिस क्या है? अ पेयर या अ प्रोसेस इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स या साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो हमारा पेयर हुआ है इसको हम बोल देंगे बायवैलेंट। क्या बोल देंगे इसको? जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आया है उसको बोल देंगे बायवैलेंट। यानी बायवैलेंट को हम लोग बोल रहे हैं नंबर ऑफ बायवैलेंट कितना इज इक्वल टू 1/2 टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम विजिबल हो गया, दिखने के लायक हो गया। इसमें अंडर जो क्रोमेटिन था वो क्रोमेटिन क्या हो गया, स्पाइरलाइजेशन में चला गया, मतलब इसमें कंडेंसेशन होना शुरू हो गया। डायगोटिन में हमने क्या देखा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम था जो यहाँ पे कंडेंस्ड हुआ था वो क्या होगा, पेयर होना शुरू हो जाएगा। किसकी मदद से भाई? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की मदद से। ऐसा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइनेप्सिस बोलेंगे। साइनेप्सिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं। समझ में आई बात? अब विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टिक या साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा बायवैलेंट है। नंबर ऑफ बायवैलेंट है 1/2 यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, आया जाइगोटिन। अब आ जाते हैं पेचाइटिन। पेचाइटिन में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम आया है ना वो एक दूसरे में क्रॉसिंग ओवर करेगा। क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर करेगा। जैसे मैं यहां पे थोड़ा सा बताना चाहूं, यहां पे देखिए, यहां पे मैं बता रहा हूं, ये मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, ये हमारा क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करे, ये देखो क्रॉसिंग ओवर, ये देखो क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। पहला पॉइंट यानी क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम का क्या होगा इसमें? क्रॉसिंग ओवर। हमने यहां पे बताया हुआ है एक न्यूक्लियस के अंदर हमने सारी चीजें देखो दिखाया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, देखिए इधर एक ये वाला क्रोमोसोम ये वाला दोनों आया, दोनों यहां पे जुड़ा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा कि जैसे मान लो इसका पोर्शन को मैंने बोला ए, इसका बोला बी, इसको बोला सी, इसको बोला डी। तो अब देखो अगला प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो यहां पे हो रहा है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर जो होगा यहां पर कुछ पोर्शन कटेगा एक दूसरे का, तब ना जुड़ेगा। कटेगा किसकी मदद से? इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोला जाता है इंडोन्यूक्लियस को। उसकी मदद से क्या होगा? कटेगा। और कट होने के बाद फिर जुड़ना भी तो है भाई। मान लो इसका पोर्शन कटा तो इसका पोर्शन आके यहां जुड़ेगा, इसका पोर्शन जाके यहां जुड़ेगा, जुड़ेगा। देखो ना ये अब हो गया क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट। इसमें देखो मतलब क्या हुआ कि इसका यहां का जेनेटिक मटेरियल यहां आया और यहां का जेनेटिक मटेरियल यहां गया, यहां का जेनेटिक मटेरियल यहां आया, यहां का जेनेटिक मटेरियल यहां गया। समझ में आई बात? तो वही चीज है। अब ये जो जुड़ा था किसकी मदद से जुड़ा था बेटा? लाइगेज। तो डीएनए को कट करने वाला, क्रोमोसोम को कट करने वाला कौन है? इंडोन्यूक्लियस। और जाकर के वहां पर जो दूसरा जेनेटिक मटेरियल जाकर अटैच होगा वो किसकी मदद से होगा? लाइगेज। ठीक है, वही चीजें मैंने यहां पे बोला। देखो इधर बायवैलेंट क्या है, अभी मैंने बोला। अब देखो बायवैलेंट, ये देखो यहां से यहां तक इसको हम क्या बोल देते हैं? बायवैलेंट। बायवैलेंट। और इसी को हम बोलते हैं टेट्राड, यानी ईच बायवैलेंट इज टेट्राड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच बायवैलेंट इज टेट्राड। कितने सिस्टर क्रोमैटिड आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4, इसीलिए हम क्या बोल दे रहे हैं? टेट्राड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहां इसके बारे में कुछ पॉइंट हमने बोला हुआ। क्या बोला कि क्रॉसिंग ओवर यानी रिकॉम्बिनेशन। क्या? रिकॉम्बिनेशन बायलेटरली। बायलेटरली मतलब एक दूसरे का, यानी ये वाला पोर्शन। बायलेटरली एक्सचेंज ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड था, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड था, दोनों यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था। देखो इस टाइप का हमें देखने को मिल गया। तो बेटा इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ? दोबारा से कंबाइंड होना। ये 2 क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। देखो इसको छोड़ो, इसको मैं जेब में रख लेता हूं। ये 2 क्रोमोसोम है, एक ग्रीन है और एक क्या है? रेड है। एक ग्रीन और रेड ऐसे गया, क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर हुआ तो मतलब क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर हुआ तो पता है क्या हुआ? ये देखो अरे अरे ये देखो, ये देखो, मतलब रेड वाला ढक्कन किस में आ गया?
ग्रीन वाले मार्कर में, ग्रीन वाला मार्कर का ढक्कन कहां चला गया, रेड वाले मार्कर में गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं अब हो गया क्या, क्रॉसिंग ओवर। तो यानी रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, इसको हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन। समझ में आई बात। तो इसीलिए यही एक्सचेंज होने की वजह से कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिला था, लेकिन मियोसिस में वेरिएशन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्यों भाई, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ। क्यों, इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि डिप्लोटीन में क्या होगा। डिप्लोटीन में एक्चुअल में जो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, तो जाहिर सी बात है एक पोर्शन आपको दिखेगा बेटा, एक पोर्शन आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। जैसे मान लो यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा, जो निशान है ना, एक तरह का जो वहां धब्बा है, धब्बा यानी निशान, जैसे दाग लग जाता है। तो हमको ये पता चल रहा है कि यहां पर जो रेड पेन है, इसका मतलब यहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इस जगह को हम लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं, पता है क्या, काइज़माटा। क्या बोल देते हैं, काइज़माटा। क्या बोल देते हैं, काइज़माटा। तो पहली बार डिप्लोटीन में क्या होगा, एक पॉइंट यहां पे डिप्लोटीन में मैं लिख रहा हूं कि मतलब काइज़माटा का फॉर्मेशन क्या होगा, काइज़माटा का फॉर्मेशन। किसका, काइज़माटा का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था उसकी वजह से आपको काइज़माटा दिखेगा, काइज़माटा दिखेगा। यहां पर देखो काइज़माटा फिर से दिखा रहे हैं। ये मान लो एक रिकॉम्बिनेंट क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। तो भाई यानी यहां पर जो पोर्शन आया है ना, जो दूसरे क्रोमोसोम से, तो ये वाला पोर्शन जो हमें दिख रहा है अलग, यानी पता चल रहा है कि यहां पर जो क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो इसी निशान को, इसी जगह को हम बोल देंगे काइज़माटा। क्या बोल देंगे इसको, काइज़माटा। क्या बोल देंगे, काइज़माटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आज इसमें क्या होगा, यानी कि अब तो हो गया, अब तो काइज़माटा आपको दिख गया इसमें। अब क्या होगा इसमें, डी साइनेप्सिस। इसमें क्या हुआ था जाइगोटिन में, साइनेप्सिस, मतलब जुड़ गया था। जुड़ा था क्यों भाई, क्योंकि पिचाटिन में जाना था, क्रॉसिंग ओवर होना था। अब क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब क्या होगा, डी साइनेप्सिस। अब सेपरेट हो जाएगा। क्या होगा, सेपरेट। तो अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अनपेयर हो गया। देखो यहाँ पे अनपेयर, ये कहां होगा, यहां होगा। तो अनपेयर हो गया। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स डिसॉल्व। जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आया था ना दोनों को मिलाने के लिए, जो पंडित आया था दोनों की शादी कराने के लिए, पंडित शादी करा दिया, अब वो जा रहा है। समझ में आई बात। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी क्या होगा, स्टार्ट्स डिसॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डायकाइनेसिस में। अब क्या होगा, जो आपको काइज़माटा दिखा था इसका टर्मिनलाइजेशन होगा और जो क्रोमोसोम था वो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इधर आइए। हमने क्या बोला डायकाइनेसिस में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। मतलब ये काइज़माटा अब क्या होगा, टर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा, और क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड मियोटिक स्पिंडल असेंबल्स। क्या होगा कि जब ये हो जाएगा तो फिर जाकर के, यानी यहां पर जो हमारे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, सेंट्रियोल प्रेजेंस होंगे, तो वहां पर क्या होगा कि जो हमारा स्पिंडल्स होंगे, मियोटिक स्पिंडल्स, जो मियोसिस अभी करवा रहा है, जो कि दोनों को सेपरेट करेगा, वो क्या होगा, असेंबल हो जाएगा। एंड निकुलियोलस एंड निकुलियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अब निकुलियोलस, निकुलियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा निकुलियस, इसके अंदर निकुलियस है, तो ये देखिए इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है बेटा, तो ये निकुलियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो निकुलियोलस था, जो अभी माइटोसिस में भी हम डिस्कस किए हैं, वो क्या हो जाएगा, वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात। अब आएगा, देखो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो हमारा प्रोफेज था इसमें जो हमने 5 देखे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिचाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस, हमने ये 5 देखा ना, इस 5 में हुआ कुछ भी नहीं, अंदर न्यूक्लियस में काम हुआ है। क्या क्या हुआ है, क्रोमोसोम विजिबल हो गया, कंडेंस्ड हो गया, फिर क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ गया होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया, फिर क्या हुआ, फिर अलग हो गया। समझ में आई बात। और फिर हमने क्या देखा डायकाइनेसिस में कि जितनी वहां पर आई थी चीजें, जैसे काइज़माटा वगैरह, वो डिसअपियर हो गया, यानी वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें कंडेंसेशन, फुल्ली कंडेंस्ड हो गया, और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, अब्सेंट। अब होगा आगे का प्रोसेस, उसको बोलेंगे हम मेटाफेज। उसको क्या बोलेंगे हम, मेटाफेज। क्या बोलेंगे, मेटाफेज। बार बार मैं लाल मार्कर खोल ले रहा हूं यार, लाल ग्रीन खुल जा रहा है। चलो, मेटाफेज जो क्रॉसिंग ओवर करवाया था ना, तो मुझे लगता था ढक्कन से मैं पहचानता हूं, तो गड़बड़ हो गया।
मेटाफेज फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सेपरेट स्पेंडल फाइबर्स। अब जो सेंट्रियोल था बेटा, यहां पे सेंट्रियोल था सेल में, वो सेंट्रियोल स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा। वो स्पेंडल फाइबर्स क्या करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करना शुरू कर देगा। देखो कैसे, मान लो ये वाला क्रोमोसोम हमारा ग्रीन है, और ये वाला हमारा ग्रीन है, और ये वाला हमारा रेड है, और ये वाला हमारा रेड है, ये वाला भी हमारा क्या है, रेड है। तो आप देखें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी एक ग्रीन और एक रेड इधर जा रहा है, एनसीईआरटी में आपको दिखाया हुआ है, और इधर देखिए ग्रीन और इधर आ रहा है, किसकी मदद से, स्पेंडल फाइबर की मदद से। तो मदद से अब यहाँ पे क्या बोला, लाइन देखिए, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट ईच क्या सॉरी अटैच्ड टू पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोला, बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट अटैच्ड टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी इक्वेटोरियल प्लेट पर चला गया। अब क्या हो गया, तैयार हो गया है जाने के लिए अपोजिट पोल में, अभी गया नहीं है। नेक्स्ट आइए एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। यहां पर देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो सेपरेट होना स्टार्ट हुआ था ना, अब यहां पे हो गया, अब यहां पे हो गया। देखो ना, इधर आ गया एक पोल पर, इधर आ गया एक पोल पर, आया कि नहीं आया। तो देखो वही चीज है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, मतलब व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन अटैच्ड एट देयर सेंट्रोमियर। जो हमारा यहां पर सेंट्रोमियर था, वो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है, वहां पर अभी भी अटैच्ड है। अब इसमें हुआ क्या एनाफेज में, एनाफेज में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, एक इधर एक इधर। तो बेटा नो स्पिंडल फाइबर, सॉरी इसमें क्या हुआ कि नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, इसमें सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग भी नहीं हुआ, नो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का डबलिंग भी नहीं हुआ। दो चीज बोला, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ये दो लाइन भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ, सेपरेट हो गया कौन, क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं टीलोफेज में क्या होगा। टीलोफेज में वो काम होगा जो हमारा यहाँ डायकाइनेसिस में हुआ था, मतलब जितनी चीजें गायब हुई थी उसका क्या हो जाएगा, वो चीजें रिटेन हो जाएगी। तो रिकवरी ऑफ निकोलियोलस एंड निकोलियर मेम्ब्रेन। देखो निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया, और निकोलियर मेम्ब्रेन आ गया। अब इसके अंदर क्या है बेटा, ये निकोलियोलस है, क्या है, निकोलियोलस है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हुआ क्या, देखो इधर 4 क्रोमोसोम था, 4 क्रोमोसोम था, देखो यहां पर भी 4 क्रोमोसोम है। अब सेपरेट हो गया, 2 क्रोमोसोम इधर, 2 क्रोमोसोम इधर। समझ में आई बात, हुआ कि नहीं, नंबर हाफ हुआ कि नहीं हुआ। 4 क्रोमोसोम था, अब 2 क्रोमोसोम हो गया, तो इसे ही बोलते हैं मियोसिस, मतलब रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आई बात। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या करेगा भाई, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा। ये लो साइटोप्लाज्म को हमने डिवाइड कर दिया, ये लो साइटोप्लाज्म डिवाइड, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म डिवाइड, एक सेल इधर एक सेल इधर। तो मुझे बताइए स्टार्टिंग में ये कैसा था भाई, 2n था, अब क्या हो गया, n हो गया, यानी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक इधर एक इधर। पहले क्या था, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम था, पहले 4 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, रिकवरी ऑफ निकोलियोलस एंड निकोलियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स ऑफ मियोसिस की अगर मैं बात करूं, बेटा समझ में आया, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। टाइप्स ऑफ मियोसिस की बात करें, एक्चुअल में हमें 3 टाइप के मियोसिस देखने को मिलते हैं। एक होता है ज़ायगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस, एक होता है गैमेटिक मियोसिस। देखो नाम से वाकिफ है, नाम से पता चल रहा है। जो हमारा ज़ायगोटिक मियोसिस है, अरे ज़ायगोट में मियोसिस होगा, हेप्लॉइड गैमेट बना देगा, वही चीज है। मियोसिस इन ज़ायगोट टू प्रोड्यूस हेप्लॉइड स्पोर्स, जैसे हम देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, यानी लोअर कैटेगरी के प्लांट में हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी हेप्लॉइड का। नेक्स्ट आ जाइए स्पोरिक मियोसिस, यानी कि हेप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस इन स्पोर्स। स्पोर्स में मियोसिस होगा और हेप्लॉइड स्पोर्स का प्रोड्यूस होगा, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आ जाते हैं गैमेटिक मियोसिस, भाई गैमेट में मियोसिस होगा,
यानी कि गैमेट बनाने के लिए मियोसिस होगा। गैमेट में क्या होगा, यानी इन एनिमल सेल्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोल देंगे, गैमेटिक मियोसिस बोल देंगे, जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, तो ये दीज ऑल आर रिलेटेड टू द लास्ट चैप्टर था हमारा ये इस यूनिट का, वो था हमारा कौन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया है। एक लेक्चर में हमने पूरा पढ़ा है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का पूरा लेक्चर बना होगा ये। तो इसमें हमने पूरा एक चैप्टर ही पढ़ लिया और बहुत अच्छे से आपने समझा भी है, बेसिक डिफरेंस भी आपने समझा है। तो इस चीज को इसी तरीके से नोट करेंगे, और अगर बार बार इसको अगर देखने की जरूरत पड़े प्लीज देखिए, लेकिन इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एक सेल का यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का, और दूसरा वाला किसका, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ठीक है, जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तब जाकर के आगे की सारी बायोलॉजी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय।